नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, दौसा। आज हम गयासुद्दीन बलबन भाग 2 में बलबन के शासनकाल के उस भाग के बारे में चर्चा करेंगे जब वह सुल्तान के रूप में राजगद्दी पर आसीन हो गया है। इससे पूर्व के अध्याय भाग 1 में हमने देखा था कि बलबन गवर्नर के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था। नाम मात्र का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, लेकिन शासन की समस्त शक्तियां बलबन के हाथों में केंद्रित थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के रूप में ही गयासुद्दीन बलबन कार्य कर रहा था। लेकिन भाग 2 में हम उस समय का अध्ययन करेंगे जब वह प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के रूप में शासन कर रहा है। गयासुद्दीन बलबन का प्रत्यक्ष रूप से शासनकाल 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक माना गया है। नासिरुद्दीन की जब मृत्यु होती है तो उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, लेकिन दल चालीसा या तुर्कान ए चियलगानी के प्रमुख के रूप में बलबन, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर रहा था, वही 1265 ईस्वी में सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठ जाता है और दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बन जाता है। इब्न बतूता और इसामी जैसे इतिहासकार ने यह भी कहा है कि संभवतः बलबन ने सत्ता हासिल करने के लिए नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर मरवा दिया था। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन इस संभावना को निराधार भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बलबन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसके कई बार उसकी नीतियां इस प्रकार की होती थी कि वह अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो इसलिए यह आरोप हो सकता है सही भी हो। बलबन के सुल्तान के रूप में स्थापित होने हेतु कई तरह के प्रयास किए गए, क्योंकि सुल्तान ने गद्दी अनियमित रूप से प्राप्त की थी, इसलिए ज़रूरी था कि वह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, अपने आप को सुल्तान के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्य कर सकता है वो करे। इसी दृष्टि से उसने एक राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसे बलबन के राजत्व के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित संक्षिप्त प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है बलबन का राजत्व का सिद्धांत। इल्तुतमिश के बाद का जो समय रहा है उसमें हमने देखा है कि जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, और उनके समय में दल चालीसा या तुर्कान चिलगानी या 40 गुलामों का जो दल था, उसका नेता सुल्तान को एक कठपुतली की तरह प्रयोग में लेता था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसका नेता ही सुल्तान हुआ करता था। बलबन इस बात के लिए संकल्पित था कि सुल्तान की इस दुर्दशा का अंत करना जरूरी है। तुर्कान ए चिहलगानी की ताकत को कम करना जरूरी है, नहीं तो वह सुल्तान के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। और बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित था। सर्वप्रथम बलबन ने सुल्तान को दैविक अधिकारों का प्रतिपादन किया, यानी सुल्तान जो है वो दैवीय अधिकार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान को दैवीय अधिकार प्राप्त है और वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में
शासन करता है, इसलिए समस्त उसके शासनकाल में रहने वाले लोगों को उसे ईश्वर की तरह मानना चाहिए। उसके अनुसार राजा ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार होता है, यानी राजा की स्थिति जो है दैवीय प्रतिनिधि होने के कारण, ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण अन्य मनुष्यों से थोड़ा ऊपर है। उसका ऐसा मानना था कि राज्य की शक्ति बनाए रखने के लिए, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा का निरंकुश होना जरूरी है, यानी राजा निरंकुश होना चाहिए और उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि उस पर कोई प्रतिबंध है तो वो राज्य के लिए अहितकर साबित होता है। उसने आजीवन अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किए, जिससे वह औरों से स्वयं को अलग स्थापित कर पाए। उसने स्वयं को पौराणिक तुर्की वीर अफरासियाब का वंशज बताया। आसन पर बैठते ही उसने मद्यपान छोड़ दिया। दरबार में हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया। नीचे स्तर के जो लोग थे, अमीर थे या व्यापारी थे, उनसे बलबन मिलना भी पसंद नहीं करता था। दरबार में उसने बहुत सारी ईरानी परंपराएं लागू कर दी, जिसमें महत्वपूर्ण थी सिजदा और पैबॉस। सिजदा परंपरा के अनुसार जब भी कोई दरबार में सुल्तान से मिलने आता था तो वह घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष अपना शीश झुकाता था। पैबॉस परंपरा के अनुसार वह दरबार में आने पर सुल्तान के पैरों को चूमता था। बलबन स्वयं सार्वजनिक स्थलों पर गंभीर बना रहता था, दरबारी नियमों का कठोरता से पालन करता था तथा राज दरबार में हमेशा राजसी वस्त्रों के साथ और अंगरक्षकों के दल के साथ उपस्थित होता था। तो दरबार में बड़े ही कठोर और कड़े नियम बनाए गए और बलबन के द्वारा स्वयं की या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, जिससे वह सुल्तान के रूप में स्थापित हो पाए। दूसरा कार्य बलबन ने सत्ता हासिल होते ही तुर्कान ए चियलगानी का दमन करने का किया, यानी दल चालीसा या तुर्कान ए चियलगानी, जिसने सुल्तान को एक कठपुतली बना दिया था, उसके शक्ति को दमित करने का प्रयास बलबन के द्वारा किया गया। इसके लिए सर्वप्रथम निम्न कोटि के जो तुर्की मुसलमान थे उनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया, जिससे पूर्व में जो स्थापित दल चालीसा के सदस्य हैं उनकी महत्वपूर्णता में कमी आए। इसके अतिरिक्त दल चालीसा के सदस्यों को छोटी छोटी सी गलती के लिए बड़ी बड़ी या कठोर सजाएं देना प्रारंभ कर दिया। जैसे बंदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को अपने दासों पर अत्याचार करने के कारण जनता के समक्ष कोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक अमीन खां, जो कि बंगाल के शासक तुगरिल बेग से पराजित होकर आ गया था, उसे अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। स्वयं के चचेरे भाई शेर खां की हत्या कर दी। इस प्रकार बलबन ने वो समस्त कार्य किए जिसके द्वारा वह तुर्कान ए चियलगानी या दल चालीसा या 40 गुलामों के संगठन का दमन कर सकता था। इसके उपरांत बलबन ने सशक्त गुप्तचर विभाग की स्थापना की और सेना के पुनर्गठन का प्रयास किया। सशक्त गुप्तचर विभाग से अभिप्राय था उसने सब प्रांत में, विभागों में, जिलों में गुप्त संवाददाता नियुक्त किए और ये संवाददाता जो थे उनके चरित्र और कार्यों की छानबीन
बलबन स्वयं के स्तर पर करता था और यदि किसी प्रकार की उसमें कोताही इसको मिलती थी तो उन्हें कठोर दंड दिया करता था। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए भी उसने प्रयास किया। दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। सैन्य दृष्टि से बलबन के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि पुरानी जो जागीरदारी प्रथा चल रही थी उसमें अधिकांश जागीरें उनके पास थी जो कि वृद्ध लोग थे या विधवाएं थीं जो कि किसी भी दृष्टि से राज्य की सेवा करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण बलबन इस जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि उनके स्थान पर वह अपनी सैन्य व्यवस्था में उन लोगों को शामिल करना चाहता था जो राज्य की सेवा में सक्षम हों। इस कारण उसने वृद्धों, विधवाओं और अनाथों से जागीर वापस लेने संबंधी राजाज्ञा भी निकाली, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने उसको समझाया कि इस प्रकार की राजाज्ञा का कठोरता से पालन करने से हो सकता है समाज हमारे खिलाफ हो जाए और राज्य में अव्यवस्था फैल जाए। उसके समझाने पर बलबन ने इस राजाज्ञा को वापस ले लिया और विशेष रूप से इस दृष्टि से कोई प्रयास वो नहीं कर पाया, लेकिन उसने यह अवश्य किया कि अपने स्थान पर किराए के सैनिक भेजने की प्रथा को समाप्त कर दिया। दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग के प्रमुख के रूप में उसने इमादुल उल मुल्क जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को नियुक्त किया। हालांकि कोई विशेष सुधार सैन्य विभाग की दृष्टि से नहीं कर पाया, लेकिन बलबन की जागरूकता और अनुशासन प्रियता के कारण सैनिकों की योग्यता एवं मनोबल में वृद्धि अवश्य हुई। सैनिक उपलब्धियों की दृष्टि से यदि देखें तो बलबन एक यथार्थवादी शासक था। उसने अपने साधनों को पहचाना। वो जानता था कि उसके पास जो सीमित साधन हैं उनको वो नए क्षेत्रों में हस्तगत करने में नहीं लगाए, बल्कि जो सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में हैं लेकिन अव्यवस्था के काल में जो उनके हाथों से निकल गए हैं, जो उनके राज्यों से अलग हो गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, या वे क्षेत्र जहाँ पर अव्यवस्था का आलम है, उन क्षेत्रों को किस प्रकार से वापस सुसंगत किया जाए। तो उसका प्रयास नए क्षेत्रों को जीतना नहीं रहा, बल्कि जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में है उसी को पुनः सुसंगत करने का प्रयास उसने किया। साम्राज्य के अधिकांश भागों में जब वह गद्दी पर बैठा स्वतंत्रता की घोषणा हो गई थी। बहुत सारे शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उदाहरणतः कतेहर या रुहेलखंड का जो क्षेत्र था वहाँ पे सुल्तान के सैनिक भूमि कर भी नहीं वसूल पाते थे। इस पर बलबन ने उस क्षेत्र के दमन का निर्णय लिया। सैनिकों को गांवों पर आक्रमण करने, मकानों को जलाने, पुरुष सदस्यों को मार देने तथा स्त्रियों और बच्चों को दास बनाने की आज्ञा दी। और इसके उपरांत, उसके इस दमन के उपरांत इतिहासकार बर्नी के अनुसार कतेहर वासियों ने कभी भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ सिर नहीं उठाया। दिल्ली का जो निकटवर्ती प्रदेश था वहाँ पर मेवाती डाकुओं का आतंक था। सुल्तान ने उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के पार्श्ववर्ती जो जंगल थे, जो समीप के जो जंगल थे, नज़दीक के जंगलों को में से मेवातियों को खदेड़ दिया। बहुत सारे मौत के घाट उतार दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई और भविष्य में नियंत्रण स्थापित रहा। इसके लिए गोपालगिर में एक दुर्ग बनाया और दिल्ली शहर के निकट अफ़गान अधिकारियों के अधीन बहुत सारी चौकियां भी स्थापित की। बंगाल, बिहार तथा राजस्थान जैसे दूर दराज इलाकों में स्थिति और भी ज़्यादा बदतर थी। बंदायूं, अमरोहा, पटियाली, काम्पिल में विद्रोही राजपूतों के गढ़ थे जहाँ से वे लूट मार किया करते थे तथा जो स्थानीय किसान थे वे भी इनसे
बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली में बलबन के द्वारा सैनिक चौकियां स्थापित की गई। वहां पे कई पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई गई। वहां पर अपनी सेना को स्थायी रूप से रखा, जिससे वे राजपूत ताकतों पर नियंत्रण स्थापित कर पाए। बंगाल की स्थिति भी इन सबसे अलग नहीं थी। 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह के दमन के लिए अमीन खां तथा एक अन्य सैनिक अधिकारी के नेतृत्व में 3 बार सैनिक अभियान भेजा गया, परंतु तीनों ही अभियान असफल रहे और वे बंगाल पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। अंत में वह स्वयं 2 लाख सैनिकों के साथ बंगाल की ओर बढ़ा। उसे आता देखकर तुगरिल खां राजधानी छोड़कर भाग गया, लेकिन उसे ढाका के पास बख्तार द्वारा पकड़ लिया गया और उसका निर्ममतापूर्वक कत्ल भी कर दिया गया। बुगड़ा खां को बंगाल का नया सूबेदार बलबन के द्वारा बनाया गया। एक अन्य समस्या मंगोलों के हस्तक्षेप की थी। मंगोलों ने गजनी और ट्रांसअक्सियाना में अपनी शक्ति स्थापित करने के उपरांत बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिर की हत्या कर दी थी और बगदाद पर अधिकार कर लिया था, और अब वे पंजाब और सिंध की ओर बढ़ रहे थे। इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बलबन ने एक उत्तर पश्चिमी सीमा पर दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण कराया, जिसमें सुनम, सुमाना, रिपालपुर, सुल्तान आदि महत्वपूर्ण थे, और ये संपूर्ण क्षेत्र अपने चचेरे भाई शेर खां को सुपुर्द कर दिया। हालांकि अपने संपूर्ण शासनकाल में मंगोलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में बलबन कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के साथ उसके शासनकाल की समाप्ति हो गई। धन्यवाद।